हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। ये क्लास आपकी जेट सीयूटी के जो लॉन्ग ईयर बैच है उसकी फर्स्ट क्लास होगी, जिसमें केमिस्ट्री का जो है वो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको जो बेसिक है उससे आपका सारा जो सिलेबस है वो कवर किया जाएगा। जिसने 11th-12th में अपना जो बेस है वो कंप्लीट नहीं किया है, तो इस जो क्लास है उसमें आप देखेंगे कि आपका जो बेस है उससे ही हम स्टार्ट करेंगे, और जो आपका पूरा ओवरऑल सिलेबस है जेट सीयूटी का वो आपको पूरी जो हमारी क्लासेस है उसमें मिलेगा। तो आइए चलिए, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सॉलिड स्टेट। आप सभी को पता होगा जो सॉलिड है, आपने मैटर में पढ़ा होगा जब भी आप केमिस्ट्री में बेस आपका जो पढ़ते हैं जो है, तो वो सॉलिड यानी कि स्टेट होता है। हमारे जो मैटर होते हैं उसकी जो हमारे पास तीन स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। ठीक है, तो आपका जो पहला है जो टॉपिक है सॉलिड स्टेट, तो उसमें हम चलिए पढ़ते हैं आगे। सॉलिड्स आर फॉर्म ऑफ मैटर in which atoms or molecules are trapped locally by chemical bonds or forces between molecules are intermolecular forces। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होगा कि मैटर क्या होता है। मैटर होता है a thing which occupied volume एंड स्पेस, यानी कि ये है कि कोई भी चीज हुई जिसका क्या हो रहा है, वो क्या कर रही है, किसी भी स्पेस पर क्या कर रही है, अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, तो उसका क्या होता है, डेफिनेट शेप होती है, उसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो वो बताने वाला जो मैटर होता है उसमें क्या होता है, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक ऐसे अरेंजमेंट में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं अपने आप को, जिसके बीच में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, और क्या लगता है उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। यानी कि ये है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के द्वारा बनाए गए जो फॉर्म है उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। जो हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होता है, केमिकल बॉन्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जो सॉलिड मटेरियल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड हैव अ स्टेबल वॉल्यूम। जो हमारे जो सॉलिड्स होते हैं उनका क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि उनकी शेप क्या होती है, डेफिनेट होती है, और वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ड्यूरेबल यानी कि क्या चले, लंबे टाइम तक क्या चलते हैं, वो लॉन्ग टाइम तक चले। एंड हैव अ स्टेबल वॉल्यूम, उनकी क्या होती है, स्टेबल वॉल्यूम है। जैसे कि आप ये पेन देख रहे हैं, ये पेन हमारे पास क्या है, सॉलिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसको देखिए, ये आसानी से हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, और इसका क्या है, ये ऐसा है कि जो इसकी शेप है वो क्या है, एक बार बन गई तो ये फिक्स्ड हो चुकी है। ठीक है, स्टेबल वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, आइए चलते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट की। तो ये है एग्जैक्ट वेट, वॉल्यूम और शेप। यानी कि ये है कि जो आपका जो सॉलिड मटेरियल होता है, सॉलिड स्टेट होती है, उसमें ये होता है कि जो आपका जो पहले जो शेप दी गई है, किसी भी मटेरियल को एक बार शेप दे दी गई तो वो शेप वैसी की वैसी रहती है, यानी कि एग्जैक्ट वैसी की वैसी रहती है। उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम होगा वो भी फिक्स्ड होगा, उसका जो वेट होगा वो भी फिक्स्ड होगा। ठीक है, शॉर्ट इंटरमोलिकुलर रेंज, और जिसकी जो इंटरमोलिकुलर रेंज होती है, ठीक है, तो क्या होता है, एग्जैक्ट वेट, वॉल्यूम एंड शेप, यानी कि जो उसकी जो शेप है वो क्या है, फिक्स्ड हो चुकी है। ठीक है, तो एक बार जो हम क्या करते हैं, किसी भी सॉलिड मटेरियल को क्या कर दिया हमने, एक शेप दे दी, तो वो शेप वैसी की वैसी रहेगी, यानी कि वो क्या हो चुकी है, उसकी फिक्स्ड शेप है। ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा उसका, और इसकी जो इंटरमोलिकुलर रेंज होगी वो शॉर्ट होगी, यानी कि जो इनके बीच में लगने वाला जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इसलिए उसकी जो रेंज होगी वो क्या होती है, शॉर्ट होती है। स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्सेस, वही बात मैंने बताया, इनके बीच में क्या लगता है, एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है, जिससे क्या होता है, जो आपका जो सॉलिड मटेरियल होता है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है, the fixed location of the existing particles and can only move about their central location। जो इनके पास में क्या होती है, जो इनके पार्टिकल से जो एग्जिट करते हैं उनकी क्या होती है, यहाँ पर फिक्स्ड लोकेशन होती है, एंड कैन ओनली मूव अबाउट दियर सेंट्रल लोकेशन। और जो ये क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इनकी जो सेंट्रल की लोकेशन है उसी की वजह से क्या करते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स वो मूव कर सकते हैं। बाकी जो इनके बीच में जो इनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही मतलब रेयर ही होता है। बाकी हमेशा क्या होता है, यहाँ पर इसके
जो है बीच में एटम्स और मॉलिक्यूल्स, उसके बीच में किसी भी तरीके का स्पेस नहीं होता है, यानी कि वो क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। इम्प्रेसिव, इनकम्प्रेसिबल एंड ड्यूरेबल, यानी कि क्या होता है, कोई भी सॉलिड मटेरियल, जैसे कि ये पेन देख रहे हैं आप मेरे हाथ में, अब ये जो पेन है, क्या अब इसको क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, नहीं। तो ये क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल, यानी कि क्या होता है, इस पे अगर हम किसी भी तरीके का प्रेशर डालते हैं तो वो क्या होता है, कंप्रेस नहीं होगा। एंड ड्यूरेबल, ड्यूरेबल होता है लॉन्ग टाइम तक चलने वाला। ठीक है, यहाँ तक आई होप सो आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम चलते हैं सॉलिड स्टेट में ही। एमएफएस, जो आपके सॉलिड्स होते हैं वो टू टाइप्स के सॉलिड होते हैं। ठीक है, आपका पहला होता है अमरफस सॉलिड और आपका होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, ये सबको पता है। ठीक है, अब उसमें हमने पढ़ा सॉलिड स्टेट क्या होता है। तो पहला हमने सॉलिड स्टेट पढ़ लिया था, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी कि सॉलिड स्टेट होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे जो सॉलिड्स है वो कितने टाइप के होते हैं। पहला आपका आता है अमरफस सॉलिड। तो अमरफस सॉलिड क्या होता है, अमरफस सॉलिड्स आर सॉलिड इन विच द constituents particles are arranged randomly and do not have definite long range order, यानी कि वो सॉलिड जिनके जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, अरेंज्ड किए जाते हैं, रैंडमली अरेंज्ड किए जाते हैं, जिनकी क्या होती है, किसी भी तरीके की डेफिनेट शेप नहीं होती है, और इनका जो ऑर्डर होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी नहीं होता है। तो ऐसे सॉलिड्स को हम क्या बोलेंगे, अमरफस सॉलिड। जैसे कि आपने देखा ग्लास, रबर, प्लास्टिक, वैक्स। अब देखिए जो प्लास्टिक होता है, कोई भी चीज है प्लास्टिक से हमने बना दी, अब जब हम उसको बनाया है तो वो क्या, उसको पिघलाएंगे, मेल्ट करवाएंगे, या फिर हम उस पे क्या कर देते हैं, टेम्परेचर हीट लगा देंगे, तो क्या वो पिघलकर जो लिक्विड है सेमी लिक्विड में नहीं होगी, तो हो जाएगी। तो एक बात बताइए, प्लास्टिक है तो सॉलिड, बट लेकिन अगर हम इस पे क्या कर देते हैं, टेम्परेचर लगा देंगे, हीट करवा देंगे, तो ये क्या कर देगी, अपनी शेप को क्या कर देगी, चेंज कर लेगी, यानी कि लॉन्ग टाइम तक इसका जो ऑर्डर है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जो आपके कुछ सॉलिड्स होते हैं जिनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनका किस किस तरीके से अरेंज किया जाता है, रैंडमली अरेंज किया जाता है, जिनकी डेफिनेट ना तो शेप होती है और ना ही लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। ऐसे सॉलिड्स को हम अमरफस सॉलिड कहते हैं, जिसका एग्जांपल है आपके पास ग्लास, रबर, प्लास्टिक, वैक्स। नेक्स्ट आपका है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं, देखते हैं, crystalline solids are solid in which the constituent particles are arranged in regular, definite and repeating three-dimensional pattern। जो आपके जो क्रिस्टल ऐसे सॉलिड जिनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनको किसमें, रेगुलर अरेंजमेंट होता है उनका, यानी कि एक अच्छे तरीके का अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है उनका, और उनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है। और क्या होता है, जो इसका पैटर्न है वो थ्री डायमेंशनल पैटर्न होता है, जो कि क्या होता है, रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो ऐसे सॉलिड्स को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl, यानी कि साल्ट हो गया, शुगर, आपकी शुगर, डायमंड, आपने देखा होगा ये जो शुगर है उसका जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है नहीं होता, साल्ट का भी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है नहीं होता, डायमंड का भी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता ही नहीं होता, यानी कि वो सॉलिड जिनका क्या होता है, शेप किसके जैसा होता है, रेगुलर होता है, और इसके अंदर जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, थ्री डायमेंशनल पैटर्न होता है, और इनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, डेफिनेट होती है। तो एक बात बताइए, इस सॉलिड्स को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलेंगे। अमरफस सॉलिड क्या होता है, जिसकी क्या होती है, शेप इरेगुलर होती है, और इसके पास डेफिनेट शेप भी नहीं होती है, और अरेंजमेंट इनके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का वो इरेगुलर होता है, और क्या होता है, इनके पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी नहीं होता है। तो ऐसे सॉलिड्स को हम अमरफस सॉलिड बोलेंगे।
दूसरे सॉलिड हमारे पास आते हैं जिनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके पास में क्या होती है, अरेंजमेंट उनका रेगुलर होता है और इनके पास डेफिनेट शेप होती है और थ्री डायमेंशनल क्या होता है, पैटर्न होता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड। जो आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अमरफस सॉलिड है, उसका जो डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अगर हम इनकी शेप पे चले तो जो आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसके डेफिनेट शेप होती है और जो अमरफस सॉलिड होता है इसकी क्या होती है, इरेगुलर शेप होती है। यानी कि जो इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो आपकी जो एक बार शेप दे दी वो डेफिनेट है, ठीक है। अमरफस में क्या होगा, इरेगुलर शेप है, ठीक है। हम चाहे तो उसको क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। वहीं अगर हम अमरफस सॉलिड का देखें तो ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये क्या हो जाता है, अगर हम इस पर टेम्परेचर लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका सॉफ्ट हो जाता है। यानी कि ये है कि अगर हम किसी चीज को अगर हमारे पास अमरफस सॉलिड है तो अगर हम उस पर क्या लगा देंगे, इफ हमने उस पर टेम्परेचर लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। यानी कि जो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, ग्रेजुअली होता है सॉफ्टन, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में। तीसरा आता है हमारे पास क्लीवेज प्रॉपर्टी। सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टैंड टू स्प्लिट इनटू टू पीसेस विद अ प्लेन सरफेस। तो आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो किसी भी प्लेन सरफेस पर क्या हो जाता है, टूट जाता है दो पीसेस में। किसके साथ में, ओनली प्लेन सरफेस के साथ में। यहाँ अगर हम देखें अमरफस सॉलिड में तो अमरफस सॉलिड क्या देता है, एक इरेगुलर शेप देता है। इसका मतलब ये है कि ये क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा दो पीसेज में, किसके अंदर, इरेगुलर शेप्स के अंदर, ठीक है। अगर आप किसी को, अगर आपने क्यूब है उसको आप क्या करोगे, बीच में से कट कर दोगे, उसको स्प्लिट कर दोगे दो में, तो एक बात बताइए, उसका जो आप स्प्लिट करके दो पीसेस में कट करोगे तो वो जो दो पीसेस आपको कट मिलेगी तो उसमें क्या होगा, उनकी जो शेप होगी वो भी क्या होगी, रेगुलर होगी। बट एमरफस में क्या होता है, इसकी खुद की तो इरेगुलर शेप होती है। अगर हम इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं दो पीसेस के अंदर, तो जो आपको आएगी वो भी किस में मिलेगी, इरेगुलर शेप में मिलेगी, ठीक है। हीट ऑफ फ्यूजन, इसका क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होती है, हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, डेफिनेट होता है। जबकि एमरफस में क्या होता है, जो फ्यूजन होता है हीट का वो क्या होता है, डेफिनेट नहीं होता है, ठीक है। एन आइसोट्रॉपी देखे तो जो इसकी क्रिस्टलाइन की एन आइसोट्रॉपी है वो नेचर में होती है, जबकि एमरफस होता है वो आइसोट्रॉपिक होता है, ठीक है। नेचर देखे तो जो आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो ट्रू सॉलिड होता है, अमरफस देखे तो अमरफस क्या होता है, शूडो सॉलिड होता है, ठीक है। अगर हम इनके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखें, ऑर्डर देखें, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, जबकि अमरफस का क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। आई होप आपको यहाँ तक जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अमरफस सॉलिड है, इसका डिफरेंस पता होगा, ठीक है। अब यहाँ तक हमने देख लिया है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब आप एक बात बताओ, किसी चीज की डेफिनेट शेप होगी, रेगुलर होगी, तो उसी की क्या होंगे, क्लासिफिकेशन होंगे। तो हम चलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड पर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। तो हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो कितने भाग में बांटा गया है, 4 टाइप्स में क्या कर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल, और किसके बेस पर, इनके जो इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल के बेस पर इनका क्या कर दिया गया, हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। पहला आपका आता है आयोनिक सॉलिड, सेकंड आपका कोवलेंट, थर्ड आपका मॉलिक्यूलर, फोर्थ आपका आता है मेटेलिक। देखिए सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, अमरफस, क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन है वो भी कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका होता है कोवेलेंट और नेटवर्क, थर्ड सेकंड होता है मेटेलिक सॉलिड्स, और थर्ड होता है आयनिक सॉलिड्स, और एक और होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया, ये रहा मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसमें भी क्या होता है, जो कोवेलेंट होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो 2 डायमेंशनल होते हैं और एक 3 डायमेंशनल होते हैं, ठीक है।
मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर सॉलिड, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप सो आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे क्रिस्टलाइन लैटिस एंड यूनिट सेल। अब एक बात बताइए, क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने पढ़ लिया, उसके हमने क्या पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया। अब उस क्लासिफिकेशन में हम चलते हैं सबसे पहले पढ़ने क्रिस्टल लैटिस। पहला आता है क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल। यूनिट सेल्स क्या होती है और क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, तो हम देखते हैं द मेन कंपोनेंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आर द नॉर्मल स्टेट एंड द रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ द कंपोजिट पार्टिकल्स। क्या होता है, जो आपने देखा होगा, जो आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके जो मेन कंपोनेंट्स है वो ये होते हैं कि इनका क्या होता है, नॉर्मल स्टेट होता है, जिसमें क्या होता है, जो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास क्रिस्टल लैटिस। जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो क्या होता है, तो क्रिस्टल आर मेड अप ऑफ 3 डायमेंशनल पैटर्न्स। आपको पता है क्रिस्टल्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा क्रिस्टल्स जैसे कि साल्ट, आपका शुगर हो गया, इनकी क्या है, 3 डायमेंशनल शेप है कि नहीं है। तो क्या होता है, जो क्रिस्टल लैटिस होता है इसके अंदर क्या होता है, जो आपका 3 डायमेंशनल पैटर्न से जो भी बन के आता है वो क्या हो जाता है, क्रिस्टल होता है, और उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टल्स का अरेंजमेंट ही क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस होता है। ठीक है, thus a crystal lattice is a set of endless organized points related to each other by temporal symmetry। तो आपका क्या होता है, जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो क्या होता है, एक सेट होता है किसका, एंडलेस और ऑर्गेनाइज्ड पॉइंट्स। किसका, एक तो एंडलेस और ऑर्गेनाइज्ड पॉइंट्स का क्या होता है, एक सेट होता है जो कि रिलेट करता है एक दूसरे से बाय द टेम्पररी सिमेट्री। हम क्या करते हैं, जो आपका जो क्रिस्टल होता है उसमें क्या करते हैं, एक ऐसी सिमेट्री बनाते हैं, टेम्पररी सिमेट्री, जिसमें क्या होता है, जो उनके जो ऑर्गेनाइज्ड पॉइंट्स होते हैं उनके क्या होते हैं, एंडलेस क्या होता है, उसके पॉइंट्स होते हैं, तो उनका क्या बनाते हैं, हम एक सेट तैयार करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। ठीक है, ड्रॉइंग ऑफ सच पैटर्न्स आर कॉल्ड लैटिस। यानी कि किसी भी पैटर्न्स का ड्रॉ करना, उसको एक मतलब उसका अरेंजमेंट करना ही क्या होता है, आपका लैटिस होता है। और जब हम किसी भी क्रिस्टल का क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। ठीक है, द लैटिस इज मेड अप ऑफ 3 इंटरलॉकिंग प्लेन्स। जो हमारा जो लैटिस होता है वो 3 इंटरलॉकिंग पैटर्न से क्या होता है, बनता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्या बात समझ में आई। क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं, क्रिस्टल लैटिस एक क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, जो कि क्या होते हैं, किससे बनते हैं, 3 डायमेंशनल पैटर्न से बनते हैं। और जो हमारा जो किसी भी टेम्परेरी जो सिमेट्री है वो हम क्या करते हैं, बनाते हैं, किसके द्वारा, ऑर्गेनाइज्ड पॉइंट, और उसके जो एंडलेस पॉइंट्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेट करके क्या बना लेते हैं, एक टेम्पररी सिमेट्री बना लेते हैं। उसी सेट को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। यानी कि लैटिस क्या होता है, किसी भी पैटर्न्स का क्या करना, अरेंजमेंट करना या ड्रॉ करना, उसी को क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं। और लैटिस किससे मिलके बनता है, 3 इंटरलॉकिंग प्लेन से मिलकर क्या बनता है, हमारा लैटिस बनता है। ठीक है, फीचर्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, जो क्रिस्टल लैटिस है उसके जो फीचर्स है वो देखते हैं हम। ठीक है, तो ईच पॉइंट इन द लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। अब एक क्या होता है, जैसे कि आपने कोई भी 3 डायमेंशनल देखते हैं, हमने क्या कर दिया, 3 डायमेंशनल हमने क्या बना दिया ये। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये जो पॉइंट्स होते हैं ना बेटा, ये जो लैटिस के जो ये जितने भी पॉइंट्स है ना, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये जो पॉइंट्स है इन्हीं को क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। यानी कि किसी भी लैटिस पर जो क्या होते हैं, हर एक जो पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, क्यूब है, इसकी जो शेप है वो भी क्या है, रेगुलर है। अगर आप इसको क्या करोगे, बीच में से हम इसको क्या कर देते, ब्रेक कर देते, या हम ऐसे ब्रेक कर देते, या तो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली क्या करते हैं, हम इसको स्प्लिट करते हैं, ब्रेक करते हैं,
तो इसका जो आपको क्या मिलेगा, पीसेस मिलेंगे, वो भी क्या होंगे, रेगुलर शेप में होंगे। ठीक है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच या क्रिस्टल्स है उसके बीच में जो क्या है पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ईच पॉइंट रिप्रेजेंट अ सिंगल पार्टिकल। जो आपका जो हर एक पॉइंट होता है वो क्या बताता है, आपका सिंगल पार्टिकल्स बताता है, जैसे कि एटम हुआ, मॉलिक्यूल हुआ, आयन हुआ। जैसे कि मैंने अभी क्या बताया था आपको, ये एक रेगुलर शेप है। ठीक है, 3 डायमेंशनल रेगुलर शेप है। ठीक है, अब इसपे ये यहाँ पर क्या है, पॉइंट्स है कि नहीं है, ये लेटेस्ट पॉइंट है। अब जो ये जो लेटेस्ट पॉइंट मैंने बनाए हैं ये क्या है, आपके एटम से, क्या है, एटम से, यानी कि जो भी जो लेटेस्ट पॉइंट है किसी भी क्रिस्टल, क्रिस्टल लेटिस में क्या होता है, जितने भी लेटेस्ट पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपके सिंगल पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, एक आयन हो सकता है। ठीक है, द लेटेस्ट पॉइंट इज अ कंबाइंड विद स्ट्रेट लाइंस। ये क्या होता है, कंबाइंड होता है स्ट्रेट लाइन से, टू एक्सट्रैक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द लेटिस। क्या करने के लिए, किसी लेटिस की ज्योमेट्री दिखाने के लिए ये क्या करते हैं, जो लेटिस पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं, कंबाइंड होता है, हो जाते हैं किसके साथ में, स्ट्रेट लाइंस के। ये लेटिस पॉइंट कंबाइंड हो रहे हैं किसके साथ में, एक दूसरे के साथ में, एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा। और क्या बना रहे हैं, ये एक ज्योमेट्री बना रहे हैं, बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, किसी भी लेटिस की क्या बना रहे हैं, ज्योमेट्री बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बाद में समझ आई क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, इसके जो फीचर्स है वो क्या होते हैं, लेटिस पॉइंट क्या होता है, यहाँ तक आपको बात समझ में। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा सेल यूनिट। सेल यूनिट क्या होती है, आपको पता है किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होता है आपका एटम, होता है नहीं होता। ठीक है, तो अब देखते हैं स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस इज द यूनिट सेल। क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल लैटिस में जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जो कि क्या होती है, बार बार रिपीट होती है, उसी को क्या बोलते हैं, हम यूनिट सेल बोलते हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ क्रिस्टल, जो कि क्या करती है, जो क्रिस्टल होती है उसकी बिल्डिंग को क्या करती है, उसके ब्लॉक को क्या करती है, बिल्ड करती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया है क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल लैटिस की सबसे छोटी रिपीटिंग जो यूनिट होती है उसी को क्या बोलते हैं, हम यूनिट सेल बोलते हैं, क्योंकि क्या करती है, क्रिस्टल को बिल्ड करने में काम में आती है। ठीक है, अब देखना जो सेल यूनिट है उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा सब्सटेंस की जैसे सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, एटम होती है, उसी तरीके से क्रिस्टल लैटिस की सबसे छोटी जो यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यूनिट सेल्स के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। पहला हमारे पास आता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसमें क्या होता है, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली इन द कॉर्नर ऑफ द सेल यूनिट। इसमें क्या होता है, जो आपके जो ये जैसे क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, ये आपका क्रिस्टल लैटिस है। अब इसने क्या बोला है, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली इन द कॉर्नर ऑफ द सेल यूनिट, यानी कि ये कहां पर पाए जाएंगे, ओनली ऑन कॉर्नर्स पर पाए जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, वो यूनिट सेल जो कि आपको कहां पर पाए जाते हैं, वो पार्टिकल्स जो कहां पर पाए जाते हैं, आपको कॉर्नर्स पर पाए जाते हैं किसी भी यूनिट सेल के पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, वन पार्ट ऑफ द पार्टिकल इज लोकेटेड इन द बॉडी सरफेस ऑफ द इन 8 कॉर्नर्स। जो आपका जो क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट क्या होती है, यूनिट सेल क्या होती है, इसका जो पार्टिकल्स का एक पार्ट है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, जो सरफेस होती है उसकी बॉडी सरफेस उस पर, और कहां पर होता है, 8 कॉर्नर्स पर क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है। यानी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो एक तो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, उसके बॉडी सरफेस पर, और कहां पर प्रेजेंट होते हैं, 8 कॉर्नर्स पर होते हैं। ठीक है, फेस सेंटर में क्या होता है, पार्टिकल्स आर लोकेटेड इन 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स पर तो होंगे सही,
एंड आर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द फेस, यानी कि जो आपका लेटिस होता है उसके कहाँ पर, सेंटर में भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यूनिट सेल के अंदर तो क्या हो रहा है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर तो क्या हो रहा है, जो आपके जो पार्टिकल्स है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, ओनली जो कॉर्नर्स है उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, के बाद हमने पढ़ा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसके अंदर क्या है, एक तो कहां पर होगा, बॉडी सरफेस पर प्रेजेंट होगा, और 8 कहां पर होंगे, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फेस सेंटर में है जो पार्टिकल्स है वो 8 कॉर्नर्स में तो लोकेटेड होंगे से, एक उसका जो पार्टिकल है वो कहां पर होगा, उसके सेंटर में भी होगा, उसके फेस पर मतलब जो है उसके सेंटर में भी क्या होगा, लोकेटेड होगा। फोर्थ आपका आता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहां पर होते हैं, 8 कॉर्नर्स में होते हैं और 2 फेसिंग एरियाज पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारा जो यूनिट सेल होती है उसमें क्या होता है, जो यूनिट सेल क्या होती है, किसी भी क्रिस्टल लेटिस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि रिपीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल यूनिट बोलते हैं। सेल यूनिट्स के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, इसमें आपका आता है पहला प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, जो कि किसी भी क्रिस्टल लेटिस में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें जो पार्टिकल्स कहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए, हमारे कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड में ये होता है कि जो पार्टिकल्स है वो बॉडी सरफेस पर प्रेजेंट होने चाहिए और कहाँ होने चाहिए, 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, फेस सेंटर्ड में क्या होता है, 8 कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे से, साथ के साथ कहाँ पर होगा, एक आपका सेंटर में भी होगा। ठीक है, उसके सेंटर में भी होगा। फिर आता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसके अंदर क्या होता है, 8 कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट होगा ही सही, बाकी 2 फेसिंग एरियाज पर भी क्या होंगे, पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। यहां तक आई होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखो जो आपका जो क्रिस्टल सिस्टम है यानी कि क्यूबिक होता है, क्यूबिक में जो एज लेंथ होती है वो क्या होती है, ए बी सी। ठीक है, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या होती है, इन तीनों की इक्वल होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्यूब में क्या होता है, क्यूबिक में ए बी सी जो इसकी एज लेंथ है वो क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है, और जो इनके एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। और जो ये यूनिट सेल बनाते हैं वो क्या होती है, एक तो एससी बनाते हैं, एक बीसीसी बनाते हैं, एक फेस सेंटर्ड बनाते हैं। यानी कि ये कितने जो सेल है यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं, 3 यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं NaCl, ZnS, Fe, AlCu, आपका डायमंड हुआ, SC, CSCl हुआ, Na2 हुआ, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स है। यानी कि जो क्रिस्टल सिस्टम होता है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है, उसके अंदर क्या होता है, ए बी सी क्या होता है, आपके इक्वल होते हैं, और जो इनके जो एंगल्स होंगे अल्फा बीटा गामा वो कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और ये किस किस के अंदर प्रेजेंट होंगे, एससी के अंदर, बीसीसी के अंदर और एफसीसी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम टेट्रागोनल। जो टेट्रागोनल जो शेप होता है क्यूबिक सिस्टम और क्रिस्टल सिस्टम होता है, उसके अंदर क्या होता है, दो साइड तो क्या होगी, इक्वल होगी, बट जो आपकी जो तीसरी साइड है वो क्या होगी, इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो पर लेकिन जो इसके बीच के जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री की, यानी कि तीनों जो एंगल्स बनाएंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये किस में पाया जाएगा, एससी में और बीसीसी में, यानी कि इसके ये सिर्फ 2 यूनिट सेल के अंदर पाया जाएगा। जैसे कि आपका देख लो व्हाइट टिन देख लो, यूरिया देख लो, TiO2 देख लो, ZnO2 देख लो, ये सब क्या है, इसके एग्जांपल्स है। थर्ड आपका आता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, इसकी जो तीनों साइड्स है वो क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल नहीं होती है, यानी कि इनकी जो एजेस की जो लेंथ होती है वो इक्वल नहीं होती है, बट इनका जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये किसके अंदर पाया जाता है, एससी के अंदर, बीसी, एफसी और ईसी के अंदर, जो कि क्या होता है आपका रोम्बिक सल्फर हुआ, BaSO4 हुआ, KNO3 हुआ, PbCO3 हुआ, कार्बन कार्बोनेट हुआ, जिसको बोलते हैं आर्गोनाइट। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम मोनोक्लिनिकल। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, इसमें कोई
कोई भी एज लेंथ सेम नहीं होती है, इक्वल नहीं होती है। इसमें अल्फा और गामा क्या होता है, इक्वल 90 डिग्री का होता है। बाकी जो बीटा होता है वो कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है। यानी कि जो बीटा है वो 120 डिग्री का होगा, ना कि 90 और 60 डिग्री का। ठीक है, इसका ये किस किस में यूनिट सेल में पाए जाएंगे, आपको एससी में और ईसी में। यानी कि जो मोनोक्लिनिकल सल्फर हुआ, PbCrO4 हुआ, Na2SO4 हुआ, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हुए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्राई क्लिनिकल। ट्राई क्लिनिकल में क्या होता है, जिसकी एज लेंथ होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल नहीं होती है, और जो इसके जो एंगल है वो भी क्या होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। इस पे एक भी एंगल किसके इक्वल नहीं होगा, 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। और ये सिर्फ किस में पाए जाएंगे, एससी में पाए जाएंगे, जैसे कि K2Cr2O7, CuSO4, 5H2O, H3BO3। ठीक है, लास्ट आपका आता है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में क्या होता है, जो एक साइड है वो इक्वल होगी दूसरी साइड के, पर तीसरी साइड उनके इक्वल नहीं होगी। यानी कि A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होगा। इसमें अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री के होंगे, और जो गामा आपका मिलेगा वो 120 डिग्री का मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ किससे पाए जाते हैं, एससी में पाए जाते हैं, जो कि क्या होता है आपका ग्रेफाइड हुआ, ZnO हुआ, CDS हुआ, Mg हुआ, PbI2 हुआ, SiC हुआ। आई होप यहाँ तक आपको जो एक क्रिस्टल सिस्टम है वो समझ में आए होंगे। क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, वो 6 टाइप्स के होते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक होते हैं, मोनोक्लिनिकल, ट्राइक्लिनिकल, हेक्सागोनल होते हैं। ठीक है, इसका आपने एज लेंथ देख ली, एंगल्स देख लिए, ये किस किस यूनिट सेल के अंदर पाए जाते हैं ये भी हमने देख लिए, इसके एग्जांपल्स देख लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम, जो आपके जो एटम्स के जो नंबर होते हैं यूनिट सेल के अंदर वो कितने होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये सिंपल क्यूबिक लैटिस सेल है, जिसके क्या होते हैं कॉर्नर्स कितने, 8 है। तो हमने क्या पढ़ा था, जो आपके प्रिमिटिव सेल्स होती है इसके अंदर क्या होते हैं, जो एटम्स होते हैं या फिर पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उसके कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं। तो ईच एटम इन द कॉर्नर इज डिवाइडेड बिटवीन 8 units of 4 cell units in the same layer as the 4 unit of the upper और lower layer। देखो क्या है यहाँ पर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आपका जो लेटिस है उसमें आपने क्या पढ़ा था, लेटिस पॉइंट पढ़ा था, जो कि क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है हमारे पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। हमने क्या करा, ये आपके पास सिंपल क्यूबिक लेटिस सेल है, इसके अंदर क्या है, आपको जो हर एक एटम है वो कहाँ पर दिया गया है, इसके कॉर्नर्स पर दिया गया, और इसको ऐसे डिवाइड किया गया है कि यहाँ पर क्या है, 4 यूनिट सेल क्या है, प्रेजेंट है, जो कि कहाँ पर, एक तो आपके अपर सरफेस पर और एक और 4 आपके कहाँ पर प्रेजेंट है, लोअर सरफेस पर। यानी कि लेटिस सेल के जो आपको क्या होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, जो आपका लेटिस होता है, क्रिस्टल लेटिस, उसमें जो जितने भी कॉर्नर्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, आपका पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, प्रिमिटिव, क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, इसका जो 1/8 है ऑफ द एटम्स, एटम्स का जो 1/8 पार्ट होता है वो एक्चुअली बिलोंग टू द यूनिट ऑफ अ पार्टिकल सेल, जो कि क्या होता है, आपके जो पार्टिकुलर सेल होती है उसकी क्या है, एक यूनिट होती है। अब चलिए हम देखते हैं कि इसमें पूरे नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे यूनिट सेल के अंदर वो प्रेजेंट होंगे। तो आपको एक बात बताओ, पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है इसमें, 8 कॉर्नर्स पर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। और जो इसका जो क्या होता है, एटम्स का जो हम क्या मानते हैं, 1/8 पार्ट से क्या करते हैं, इसकी एक्चुअल यूनिट मानते हैं हर एक पर्टिकुलर सेल की। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, उस 8/8 को क्या कर देंगे, 8 को किससे कर देंगे, मल्टीप्लाई 1/8 से करने के बाद आपका जो नंबर ऑफ एटम निकल के आया वो 1 आया। यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, 1 प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं जिसका सिंपल क्यूबिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमने पढ़ा था
कि इसकी जो एज लेंथ होती है वो क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है। और क्या होता है, 90 डिग्री क्या होता है, इसके इनके बीच का एंगल होता है। और क्या होता है, 8 कॉर्नर्स पर क्या होता है, वो लेटिस प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है, पर यूनिट सेल पर जो आपका एटम्स है वो प्रेजेंट है वो कितना है, 1 है। यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितना मिलता है एटम आपको, P इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। यानी कि एटम्स कितने प्रेजेंट है प्रिमिटिव यूनिट सेल में, 1 प्रेजेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, हमने पढ़ा था पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे एक तो बॉडी सरफेस पर और 8 कॉर्नर्स पर। तो एक बात बताइए, 8 1/8, हम क्या करते हैं, किसी भी एटम का 1/8 ही क्या मान लेते हैं, पर्टिकुलर सेल, हर एक सेल का क्या मान लेते हैं, एक एक्चुअली यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है 8 कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट है सही, प्लस कहां पर प्रेजेंट है, एक पार्टिकल सरफेस, बॉडी सरफेस पर प्रेजेंट है। तो एक बात बताइए, 8 तो कहां पर प्रेजेंट है, उसके कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, प्लस 1 पार्टिकल कहां पर प्रेजेंट है, उसके बॉडी सरफेस पर प्रेजेंट है। तो आपके नंबर ऑफ एटम्स बॉडी सेंटर के अंदर आएंगे वो कितने आएंगे, 1 + 1 यानी कि 2। तो नंबर ऑफ एटम्स बॉडी सेंटर्ड जो यूनिट सेल होती है उसके अंदर आपके जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने प्रेजेंट होते हैं, 2 प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब इसका जो क्रिस्टल लेटिस होता है वो क्या होता है, A इज इक्वल टू, इसमें क्या होता है, जो इसकी एज लेंथ है वो तो क्या होती है, इक्वल होती है। और जो एंगल्स होते हैं वो भी किसके होते हैं, 90 डिग्री के। तो एक बात बताइए, 8 कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, और एक कहां पर है, बॉडी सेंटर पर, बॉडी सेंटर पर है। तो क्या हो गया, इसका जो टोटल जो एटम्स प्रेजेंट होंगे यूनिट सेल पर, बॉडी सेंटर यूनिट सेल पर, वो कितने होंगे, 2 प्रेजेंट होंगे। देखिए 8 तो कहां पर हो रहे हैं, इसके कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, और एक कहां पर है, उसकी बॉडी सरफेस पर है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई। हमने अब देखो, पीसीसी सेल, वही बॉडी सेंटर सेल में नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, 8 1/8 कॉर्नर एटॉमिक एटम्स है इसके, जो कि क्या होता है, 1 एटम हो जाएगा। और एक उसका क्या है, किस पर प्रेजेंट है, हमारा बॉडी सरफेस पर प्रेजेंट था। तो इसके पास नंबर ऑफ एटम्स टोटल कितने आ गए, 2 एटम्स आ गए। ठीक है, अब देखते हैं फेस सेंटर्ड पर जो यूनिट सेल्स है वो कितने प्रेजेंट है, पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है। और सरफेस, अब हमने पढ़ा था इसमें क्या होता है, 8 तो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं। हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, 8 तो कहां पर प्रेजेंट होंगे, किस पर प्रेजेंट होंगे, अपने इस पे प्रेजेंट होंगे। उसके बाद में क्या होंगे, इसके पास में the atom present in the surface is divided between two adjacent unit। इसके पास इसके बाद इसके जो फेस थे, हर एक फेस पर क्या होगा, इसके पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर क्या था, उसके जो 6 कॉर्नर थे उस पे तो प्रेजेंट होंगे सही, प्लस उसके जितने भी फेस है हमारे क्रिस्टल लेटिस के, उसके अंदर क्या होने चाहिए, हमारे फेस पर भी क्या प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल्स प्रेजेंट। तो अब देखिए, जो आपका जो फेस सेंटर था इसमें 8 कॉर्नर्स पर तो आपको क्या दे रखे हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब देखिए आपके क्या है, यहाँ पर फेसेस पर भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके अलावा कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ये हमारे जितने भी फेस दे रखे हैं उस पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे पार्टिकल्स। यानी कि अ सरफेस बेस्ड क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन्स एटम्स इन ऑल कॉर्नर एंड इन द सेंटर ऑफ ईच क्यूब सरफेस। यानी कि आपके जितने भी क्या है, क्यूब सरफेस के जितना भी जो सेंटर है वहां पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब एक बात बताइए, ये हमारा क्या है, कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स पर कितने होगी, 8 प्रेजेंट होगी, यानी कि 8 1/8। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई। अब इसके हम सेंटर पे चले तो एक सेंटर ये हो गया, एक सेंटर ये हो गया, एक सेंटर ये हो गया, एक सेंटर ये हो गया। ठीक है, ये तो कितने हो गए आपकी,
4 सेंटर हो चुके हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा नहीं होगा, यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये भी क्या है, इसके सेंटर्ड है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर भी आपके क्या हो गया, तीन 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 पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर्स पर है, 4 इसके फेस पर है। तो अब देखिए, जो फेस होता है उसका जो फेस पर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि उसकी जो एक्चुअल यूनिट है, हम फेस पर अगर हमारे जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं तो उसका जो हम क्या मानते हैं, एक्चुअल यूनिट मानते हैं, वो कितनी मान लेते हैं, 1/2 मान लेते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, 8 तो कहां पर, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है कि नहीं है, प्लस कितने एटम्स प्रेजेंट है यहाँ पर फेस पर, 1 2 3 4 5 6 आपके कहां पर प्रेजेंट है, हमारे फेस पर प्रेजेंट है, तो 6। अब क्या माना माना हमने, आपको पता है हमने क्या बोला था कि कॉर्नर्स पर आपके प्रेजेंट होंगे तो उसकी जो एक्चुअल यूनिट मानेंगे वो क्या मान लेंगे, 1/8 मानेंगे, ठीक है। तो जैसे ही फेस पर होता है तो हम क्या मान लेते हैं, उसकी यूनिट मान लेते हैं, एक्चुअल यूनिट 1/2 मान लेते हैं। तो अब ऐड करके बताइए, इसका तो क्या हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा आपका 3। तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो आपका जो फेस सेंटर्ड होता है उसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 4 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी, आई होप। नेक्स्ट आप देखिए एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर क्या होता है, जो द सेंटर ऑफ द सेल इन द मिडल इज मेड अप ऑफ एटम्स इन ईच कॉर्नर एंड इन द सेंटर ऑफ द टू फेसिंग फेसेस। क्या होता है, जो आपके जो ये कॉर्नर्स है इस पर तो प्रेजेंट होंगे ही सही, और कहां पर प्रेजेंट होंगे, इनके सेंटर्ड पे, यानी कि इनका जो फेस, इन दोनों के बीच का जो सेंटर है उस पर भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो 8 तो कहाँ हो गए आपके, इसके कॉर्नर्स पर हो गए, और 2 कहां पर हो गए, इसके फेसेस पर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने हो रहे हैं, अब बताओ, फेस का हमने क्या बोला था, यूनिट, एक्चुअल यूनिट कितने मान लेंगे हम, 1/2 मान लेंगे। तो फेस पर आपके कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, और कॉर्नर्स पर कितने, 8 है, तो 8 1/8 प्लस हमारे इस पे कितने प्रेजेंट है, 1/2 मल्टी 2। 2 कहां पर थे आपके, इसके फेसेस पर प्रेजेंट थे, ठीक है। तो हमने ये करा, तो आपके पास टोटल कितने निकल के आए, 1 इसका और 1 इसका, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड सेंटर सेल पर कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। आपको यहाँ तक बात समझ में आई। हमने क्या किया था, जो आपके जो कॉर्नर्स पर कितने प्रेजेंट होते हैं, 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, 8 पार्टिकल्स की जो एक्चुअल यूनिट मानते हैं हम क्या मान लेते हैं, 1/8 मानते हैं, ठीक है। अगर पार्टिकल्स कहाँ पर प्रेजेंट है, फेस पर प्रेजेंट होता है, तो उसकी जो यूनिट सेल एक्चुअल यूनिट मानते हैं हम, वो 1/2 मान लेते हैं, ठीक है। उस अकॉर्डिंग हमने क्या करा, फेस सेंटर्ड में क्या बोला गया था कि आपके कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट होंगे सही, उसके अलावा उसके जितने भी फेसेस उसके सेंटर्ड होंगे उस पर भी क्या होंगे, वो प्रेजेंट होंगे। तो उस अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, इसके निकाल लिए, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने निकल के, 4 निकल के आ गए, ठीक है। एंड सेंटर्ड में क्या था कि उसके कॉर्नर्स पर तो होंगे सही, और उसका जो अपर और लोअर जो सरफेस है उस पर क्या होंगे, उसके सेंटर में भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो आपका ये क्या हो गया, एंड सेंटर सेल का जो नंबर ऑफ एटम्स निकल के आए वो कितने निकल के आए, 2 निकल के आए, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी, आई होप सो। आज की क्लास में हमने पढ़ा है क्रिस्टल लैटिस, जिसमें क्या था, क्रिस्टल लैटिस पढ़ा, सॉलिड पढ़ा। पहले हमने सॉलिड स्टेट को पढ़ा, सॉलिड स्टेट में 2 टाइप्स के डिवाइड कर दिए थे, एमरफस और क्रिस्टलाइन। अब जो क्रिस्टलाइन थे उसमें भी क्या था, पार्ट आ गए थे। क्रिस्टल लैटिस पढ़ा हमने, क्रिस्टल लैटिस के बाद में यूनिट सेल पढ़ा। यूनिट सेल में हमने पढ़े कि 4 तरीके के, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर, ठीक है। उसके बेसिस पे हमने क्या देखे थे, हमारे क्रिस्टल सिस्टम देखे थे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखे थे। उसके बाद हमने उनमें क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए थे। आई होप सो आपको ये वाली फर्स्ट क्लास
अच्छी लगी होगी। तो अगर आप ऐसी ही मोर आपका जो लॉन्ग ईयर बैच चलाना चाहते हैं तो बैच को बाय कीजिए और हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड करके आप आगे कंटिन्यू अपनी क्लासेस कर सकते हैं। थैंक यू।